हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है, इसके लिए कुल क्या कर रहे हैं, टोटल 10,000 MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंधित MCQ की प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसमें हमारा क्या था, 2023 से लेकर के हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 2025 तक। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को क्या हम करेंगे, मतलब कि सीरियल वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर देते रहिए और साथ ही साथ क्या, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में ही अगर आप छोड़ के चलेंगे और छोड़ जाएंगे तो फिर मतलब कि फिर उतना आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है जो कि 2013 में पूछा गया था। यदि राज्यसभा यानी कि हमारे, आप जानते होंगे संसद में मतलब कि दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और तीसरा अंग जो होता है मतलब कि राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। यानी अगर राज्यसभा किसी विधेयक को होगा, उसमें क्या धन विधेयक है, उसमें अगर कोई संशोधन करती है तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है, पूछा गया। तो क्या लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकता है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकता, यानी कि अगर राज्यसभा ने इस पर कार्रवाई कर दी तो लोकसभा उस पर विचार नहीं कर सकता। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त क्या कहते हैं, बैठक आहूत करता है। तो क्या यदि राज्यसभा जो धन विधेयक उसमें अगर कुछ संशोधन करती है तो क्या इनमें से कौन सा होगा। तो इसका मैं आंसर आपको बताना चाहूँ तो क्या होगा, इसका आंसर राइट आंसर होगा एक ए। यानी कि क्या है, लोकसभा जो होगी धन विधेयक को राज्यसभा की अनुशंसाओं को माने या फिर ना माने या फिर क्या कर सकता है, सीधे मतलब की कार्रवाई भी कर सकती है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा एक होगा, ए। तो इस प्रकार से हमारे क्या बाकी क्या गलत हो जाते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि संयुक्त बैठक, तो आप जानते हैं कि संयुक्त बैठक क्या किसके लिए होती है, हमारी सामान्य विधेयक के लिए होती है संयुक्त बैठक। और क्या होता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन, इसके लिए हमारी क्या संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। और संयुक्त बैठक का मतलब कि प्रावधान हमारे केस में है 108, आर्टिकल नंबर 108 में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका होगा समझ में आया होगा। और बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना मतलब कि जो राय है उसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम लोगों ने भी क्या है 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अभी क्या हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद में चलिए सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही एक विधेयक की पुनः क्या लिखा, पूर्व स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है क्या। क्या भारत में जो संविधान संशोधन है केवल लोकसभा में ही रह जा सकता है क्या। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत की सभी राज्यों की विधानमंडल के द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप लोग को जानते होंगे कि अभी मैंने जैसे कि बताया, संविधान संशोधन और धन विधेयक, इस पर क्या होता है, हमारा संयुक्त बैठक नहीं होती। परंतु यहाँ पे बोला है कि लोकसभा के द्वारा ही मतलब कि पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है कि हमारा जो संविधान संशोधन होता है जो लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसका मतलब हमारा सेकंड गलत हो जाता है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तब क्या होगा, तब वो क्या मतलब कि सभी राज्यों को, तो यहाँ पे भी क्या है, गलत है। सभी ना होकर के क्या होता है, हमारा आधा राज्यों के बाद होता है। तो आधे राज्यों के अनुसमर्थन से होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कोई भी नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी। और अगले क्वेश्चन का भी आप लोग क्या आंसर देते चलिए अगर आप लोगों को आता है तो। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि समझने में पढ़ने में आसानी रहे। क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सही पूछा है या फिर गलत पूछा है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत में क्या है, राज्यपाल जो होता है एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। तो यानी कि ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसके जरिए किया गया था। भारत में राज्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, यानी कि जो भारत में राज्यपाल मतलब कि भारत में राज्यों के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो क्या ऐसा है कि भारत में जो राज्यपाल है वो मतलब कि उसी प्रकार से नियुक्त करता है जो मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, जिस प्रकार राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है। तो ये भी हमारी बात गलत हो जाती है कि जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
अगला हमारा है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। और अगला बोला है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो इसका मैं आपको आंसर बताना चाहूँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा। यानी कि हमारे संविधान में कहीं पे भी राज्यपाल को हटाने के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बस उसके मतलब कि उसके संदर्भ में कुछ क्या कहते हैं परिस्थितियाँ बता दी गई हैं, उसके हिसाब से मतलब कि निर्णय लिया जाता है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो अगला हम लोग चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या, भारत के महान्यायवादी के बारे में। और आप लोग जानते होंगे महान्यायवादी के लिए आर्टिकल कौन सा होता है, हमारा 76 होता है। और महान्यायवादी क्या होता है, मतलब कि जो हमारी संघीय की कार्यपालिका होता है उसका एक मतलब कि हिस्से के रूप में भी माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, 4 विकल्प दिए हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है क्या, जो हमारा महान्यायवादी होता है, क्या वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है क्या, वो मतलब कि जो महान्यायवादी होता है, क्या लोकसभा में अगर कोई समिति है क्या उसका वो सदस्य हो सकता है? और अगला बोला है कि लोकसभा में बोल सकता है क्या, लोकसभा में मतदान कर सकता है क्या? तो अगर आपने थोड़ा सा भी अनुमान लगाया या फिर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाया तो आप जानते होंगे फोर्थ वाला हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के किसी भी सदन में क्या है, जो महान्यायवादी होता है मतदान नहीं करता। इसका मतलब 4 गलत हो गया हमारा। और उसके बाद में बोलना, यानी कि आप जानते होंगे अगर कोई भी सदन की कार्रवाई में भाग लेता है तो मतलब कि भाग लेने का मतलब क्या है, कुछ बोलेगा भी ज़रूर, यानी कि मतलब कि उसके कोई भी कार्रवाई है तो क्या मतलब कि बोल सकता है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। और लोकसभा किसी भी समिति का सदस्य भी हो सकता है और कार्रवाई में भाग भी ले सकता है। इसका मतलब जो हमारा महान्यायवादी होता है वो क्या होता है, लोकसभा ही नहीं क्या बल्कि किसी भी सदन है उसमें क्या कर सकता है, भाग ले सकता है और बोल भी सकता है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि हर एक वीडियो में इस प्रकार की जो सीरीज़ चल रही है अपनी। और उसके लिए आप लोग क्या करिए, मतलब कि वीडियो को सपोर्ट करना आपकी बहुत ही मतलब कि जिम्मेदारी रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में, मतलब कि भारत का किसी भाग में या फिर संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है क्या? तो बिल्कुल आप जानते होंगे, मतलब बना तो सकती है, पर पूछा क्या गया है, सभी राज्यों की सहमति से बनाती है क्या, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से बनाती है क्या, संबंधित राज्यों की सहमति से बनाती है क्या, या फिर बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है? तो आप लोग जानते हो कि इसलिए इसके लिए एक आर्टिकल होता है 253, आर्टिकल नंबर 253 होता है। वो क्या करता है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी हिस्से में मतलब लागू करने के लिए या फिर पूरे भारत में लागू करने के लिए मतलब कि निर्देशन देता है। तो इसके लिए क्या होता है, मतलब कि ऐसा करने के लिए मतलब कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संधि है तो उसके लिए भारत क्या है, किसी भी राज्य से सहमति लेने के लिए बाध्य नहीं, यानी कि उनकी सहमति के बिना भी ये सब कर सकता है। और वहीं जो हम लोगों ने बताया था कि अगर संविधान में किसी संघीय मुद्दे से संबंधित अगर कोई संशोधन करना हो तो क्या करना होता है हमें, मतलब कि आधे राज्यों की सहमति से हमें मतलब कि करना होता है, तो वो अलग हो जाता है हमारा। और ये 253 वाला आर्टिकल जो हमारा अलग है। और वहीं एक और आर्टिकल आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे 252। तो 252 जो होता है हमारा पूछता है कि मतलब कि राज्यों की सहमति से होता है कोई, अगर राज्य क्या मतलब कि आपस में मतलब कि अगर क्या कहते हैं कि फैसला कर लेते हैं कि इस पे संघ अपना कानून बना के देगा, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा आर्टिकल 252 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? और इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी मतलब कि मल्टीपल टाइम्स पूछ चुकी है, मतलब कि इस प्रकार से यूपीएससी ने अभी तक लगभग मतलब कि 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा होगा कि उपरोक्त में से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है, या फिर पूछ लेता है वैधानिक नहीं है, या फिर वैधानिक है, या फिर संवैधानिक है, जैसे पूछता रहता है। तो आपको इतना तो अनुमान मतलब कि इतना तो पता होना ही चाहिए कि कौन सा हमारा संवैधानिक संगठन मतलब कि कौन सा संवैधानिक जो संस्था है, कौन सी वैधानिक है और कौन सी गैर संवैधानिक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी नहीं पूछा गया है, यानी कि क्या राष्ट्रीय विकास परिषद जो हमारा है, क्या संविधान में है, इसमें उल्लेख किया गया है क्या? राष्ट्रीय योजना आयोग का क्या उल्लेख किया गया है क्या, या क्षेत्रीय परिषद, इन सभी का क्या संविधान में उल्लेख किया गया है क्या? तो आप लोग जानते होंगे कि ये सारे के सारे क्या हमारे कानून के द्वारा बनाए गए हैं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3, तीन के तीनों का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा, सरकार के अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार यानी कि पैसा अधिनियम जो 1996 का है, 1996 का है, के संदर्भ में आपको निम्नलिखित करना है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में अभी ज्ञात नहीं है? यानी कि क्या बोला है, जो पैसा अधिनियम 1996 है, इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है, जो पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कौन सा उद्देश्य है पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया। क्या जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है उसको मतलब स्वशासन प्रदान करना है क्या, पारंपरिक अधिकारों की मान्यता देना है क्या, जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना है क्या, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना होगा क्या?
तो अभी देख रहे हो कि मतलब 4 के चारों विकल्प कितने क्लोज़ली बनाए गए हैं। अगर आपने इसमें थोड़ा-सा भी मतलब कि डाउट है तो बहुत ही मतलब भयंकर तरीके से आप एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आप इसमें अगर थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाएँगे तो आप इसका आंसर तक आप पहुँच जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे बोला है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया गया था। कौन-सा इसके उद्देश्य के रूप में? तो अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात बोल रहा है तो इसका मतलब क्या स्वशासन की बात तो मतलब कि लगभग होनी चाहिए। और मतलब कि मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, बताने की मतलब की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे इसका आंसर राइट पता है, क्या इसका आंसर होगा? जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें क्या स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना, ऐसा कोई भी मतलब कि प्रावधान नहीं है। पर इसका अगर आप नॉर्मली मतलब कि कॉमन सेंस से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? स्वशासन तो मतलब कि देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारा मेन मोटिव भी मतलब कि जो डीपीएसपी में है उसमें कहा गया है कि मतलब कि स्वशासन है उसका क्या किया जाए? विकेंद्रीकरण किया जाए। यानी कि हमारा ये हो सकता है, पारंपरिक अधिकारों की मान्यता, आप जानते हो कि जनजातीय क्षेत्र में उनके अधिकारों की मान्यता देने की मतलब की कोशिश की गई होगी। वहीं जनजातीय लोगों के शोषण से मुक्त करने की भी कोशिश की गई होगी। वहीं आप देख रहे हो स्वायत्त क्षेत्र निर्माण थोड़ा-सा मतलब कि राष्ट्र की एकता के लिए भी थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो ये केवल क्या हमारा असम के लिए मतलब कि एक जनजातीय क्षेत्र के लिए स्वायत्त क्षेत्र के बारे में बात हो जाती है, जो कि 244 ए के तहत शायद आर्टिकल है, मुझे अभी कन्फर्म ध्यान नहीं आ रहा, पर आप देख लीजिएगा कि 244 ए ही शायद है। अगला क्या हमारा भारत के संविधान के उद्देश्य में क्या बोला? भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किसके उपबंध में कहा गया? यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है इसमें आर्थिक न्याय के बारे में किसमें चर्चा की गई है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि आर्थिक न्याय हमारे संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया है। कि हमारे मूल उद्देश्य क्या कहते हैं, उद्देश्य का या मूल अधिकार में बताया गया है क्या? अगला बोला क्या? उद्देश्य का या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया क्या? मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने संविधान को पढ़ा है या फिर हमारी जो एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है उसको भी अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर तो मतलब कि बहुत ईजिली दे पाएंगे। कि अगर आपने उद्देश्य का भी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि इसमें शुरू से ही कहाँ से होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद में क्या लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। उसमें क्या होता है? वहीं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है। तो यानी कि उसमें क्या होता है? आर्थिक न्याय के बारे में बात तो होती है। इसका मतलब हमारा उद्देश्य का तो होगा। और वहीं जो हमारा होता है जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी होता है, वहाँ पे भी बात होती है कि मतलब कि सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जो हमारे मूल अधिकार होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे राजनीतिक न्याय को दिलाते हैं। और जो हमारे डीपीएसपी होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? सामाजिक और आर्थिक न्याय को दिलाते हैं। और उद्देश्य का में भी हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में बात कही गई है। अगला हमारा क्या है? अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, यानी कि जो अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक क्या लिखा? पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 का है के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कौन प्राधिकार होगा? यानी कि जो हमारा जो अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत क्या लिखा? पारंपरिक वन निवासी जो है का जो वन अधिकार इसे मतलब कि शॉर्ट में बोलते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में जो मतलब कि जो प्राधिकारी होगा कौन होगा? क्या हमारा राज्य वन विभाग होगा या फिर कलेक्टर होगा या फिर क्या हमारा तहसीलदार हो सकता है क्या? या फिर ग्राम का जो ग्राम सभा होगी क्या? तो इसके लिए आप जानते होंगे कि मतलब कि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है और सबसे निचले स्तर की कौन सी संस्था हो सकती है? हमारी ग्राम सभा ही हो सकती है। तो यानी कि डायरेक्टली इसमें मतलब कि इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? हमारा ग्राम सभा आंसर होगा इसका। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है? अभी देख लेंगे इस क्वेश्चन को जो है यूपीएससी ने लगभग 3 से 4 बार रिपीट किया है। और अगर आप लोगों ने इसी प्रकार से इस सीरीज़ को मतलब कि फॉलो कर लिया तो आपको क्या है मतलब कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत ही अधिक हेल्प मिलने वाली है। तो क्या मतलब कि जो हमारे बोला है कि संविधान के अनुसार कौन सा जो है देश के शासन को, यानी कि जो देश का शासन है उसके लिए आधारभूत, यानी कि आधारभूत का मतलब कि एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है। तो कौन है? क्या हमारा मूल अधिकार है क्या? कर्तव्य है क्या? नीति निर्देशक तत्व है क्या? या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है क्या? तभी देखने में तो लग रहा होगा इसके आंसर तो मतलब कि सारे के सारे मतलब कि सही हो सकता है। पर अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान देंगे, अगर आपने निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते होंगे जो कि मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए कौन होता है हमारा? डीपीएसपी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। और इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन को रिपीट किया है। और अगर आप पीवाईक्यू को मतलब कि कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आप समझ भी जाएँगे आगे कि हम लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट किया है।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और क्या बोला, लोक लेखा की संसदीय समिति। तो अभी देख रहे हो कि संसद में कई समितियाँ होती हैं, जिसमें क्या होता है, हमारी लोक लेखा हो गई, दूसरी हमारी प्राकलन हो गई, और हमारी कई होती हैं जैसे विभागीय समितियाँ हो जाती हैं। तो बोला क्या है, लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में आपको बात करनी है। क्या लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों के द्वारा गठित होती है क्या? सरकार के विनियोग और वित्तीय खाताओं की जांच करती है क्या? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है क्या? तो आपने यह जाना होगा कि लोक लेखा समिति होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें क्या 7 हमारे राज्यसभा से और 15 हमारे लोकसभा से। 15 हमारे कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। तो इस प्रकार से यानी कि पहला तो हमारा गलत हो गया, और पहला गलत होते ही हमारे पास 50-50 बचा है। 3 तो हमारा हो ही गया, यानी कि 2 तो होगा। और आप जानते होंगे जो हमारा लोक लेखा समिति होती है, वो विनियोग विधेयक और वित्तीय विधेयक की जांच भी करती है। तो इसका मतलब हमारा दूसरा भी सही है और तीसरा तो अपने आप ही सही हो गया। क्या कहता है, हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करती है, तो बिल्कुल सही है। और आप लोग जानते हो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर यानी कि एडिटर ऑफ जर्नल जिसे कहते हैं एक तरीके से, CAG। इसके लिए हमारा आर्टिकल कितना होता है? 148 होता है। और क्या होना चाहिए, बताना चाहिए मुझे। और शायद जो एक मैंने अभी बात की थी प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति में कितना होता है सदस्य? टोटल 30 सदस्य होते हैं, और सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं। इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, और इससे क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और इसका भी आंसर आप लोग क्या करिए, देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है क्या? तो आप अगर पढ़ेंगे तो नॉर्मली अगर आपने मोटा मोटा पढ़ लिया तो आप तो कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगला हमारा क्या है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे क्या? हमारे यानी जो हमारा संघीय मंत्री होता है, क्या वो राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत मतलब कि पद धारण करेगा करेगा क्या? विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे क्या? यानी जो विधि निर्माण होती है उसमें क्या प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति को मतलब कि सूचना देंगे क्या? तो पहला तो आप अगर नॉर्मली पढ़ लेंगे तो आप गलत कर देंगे। वैसे यहाँ पे आप संसद ना होने की जगह पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए। इसका मतलब हमारा एक तो गलत हो जाता है, और एक गलत होते ही हमारे पास राइट आंसर हो गया, यानी कि 2 और 3 तो गारंटेड होंगे। संघीय मंत्री जो होता है वो क्या करता है? राष्ट्रपति को मतलब कि संघीय मंत्री यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि वैसे नियुक्त तो मतलब कि प्रधानमंत्री के सुझाव पे होते हैं, परंतु वो किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति को सूचना देना उसका मतलब कि नैतिक कर्तव्य होता है। और इसके संदर्भ में एक, चलिए उसके बारे में फिर से बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्या, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? यानी कि उपरोक्त में से कौन से जो सिद्धांत हैं संसदीय शासन जो प्रणाली है उसमें संस्थागत रूप से निहित है? तो यानी कि भारत के संदर्भ में पूछा गया है। क्या मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं क्या? जो हमारे यानी कि मंत्रिमंडल है वो उसके सदस्य क्या हमारे संसद के सदस्य होते हैं क्या? तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो संसद के भी सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जब तक मंत्री को संसद का विस्ताव प्राप्त होता है, यानी कि जब तक कि मंत्रियों को जो है संसद का विस्ताव नहीं क्या है, विश्वास प्राप्त होता है, तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। यानी जब तक कि मंत्री जो होते हैं उनका विश्वास उनको मतलब कि मंत्रियों को जो संसद में जब तक कि विश्वास रहता है, एक तरीके से लोकसभा यानी कि आप यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए संसद की जगह वैसा। पर यानी कि हमारा एक तो सही हो जाता है, और एक सही होने का मतलब है हमारे पास इनमें से कोई एक होगा। वैसे यहाँ पे यूपीएससी ने कहा यानी कि दोनों में दे दिया, दो दो, इसका मतलब हमारा यानी कि दो तो करंटेड सही होगा। पर अगर इसे टेक्निकली रूप से देखेंगे तो आप जानते होंगे संसद ना होकर के हमारा लोकसभा होगा, क्योंकि जो हमारा राज्यसभा होता है वो मतलब कि अपने सदन के प्रति विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा दूसरा तो अपने आप सही हो जाता है। और तीसरा क्या हमारा राज्य का अध्यक्ष ही क्या मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सॉरी मैंने क्या बोला, राज्य का अध्यक्ष ही क्या होता है हमारा मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि हमारा सेकंड वाला गलत हो जाता है, थर्ड वाला हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद, और उसके बाद में क्या है, योजना आयोग का अंग है। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है? तो आप लोग जानते होंगे योजना आयोग अलग है और राष्ट्रीय विकास परिषद अलग है। इसका मतलब हमारा एक गलत हो जाता है, और आपने देख लिया होगा एक गलत होते ही हमारे पास आंसर आ गया।
अभी देख रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं, देखने में तो मतलब टफ लगते हैं पर बहुत ईजी हो जाते हैं, आप बहुत ही आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। पर आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी कि जो आर्थिक और सामाजिक योजनाएं हैं उसको क्या हमारे संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाए। तो ये भी हमारी बात सही हो जाती है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, शायद कोई चूहा वगैरह था तो उसने कुछ गिरा दिया है। तो क्या हमारा है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यानी कि जो राज्यसभा होता है उसके सभापति तथा जो उपसभापति होते हैं उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये बात गलत हो जाती है। यानी कि जो सभापति जो होता है वो तो नहीं होता, यानी कि जो सभापति होता है वही हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या करता है, राज्यसभा का मतलब कि सदस्य का मतलब कि जो कहते हैं कि सदन का सदस्य जो कहते हैं कि अध्यक्ष होता है। वहीं जो उपसभापति होता है वो उसके सदन में से ही लिया जाता है। तो इसका मतलब हमारा एक गलत हो जाता है। तो एक गलत होते ही हमारे पास क्या है, 50-50 फिर से आ गया। और अभी बोला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन में जो संसद के दोनों सदस्य के मनोनीत होते हैं वो निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो बिल्कुल सही बात बोली गई है। यानी जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके मतदान में जो होता है मतलब कि उसका जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन करता है निर्वाचन में मतदान, केवल जो मनोनीत होते हैं वो नहीं करते हैं, केवल क्या जो निर्वाचित होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचित सदस्य होते हैं वही करते हैं। और इसमें क्या बोला हमारा, जबकि उपराष्ट्रपति उसमें क्या निर्वाचित और मनोनीत दोनों कर लेते हैं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल 2। और इसमें क्या होता है मतलब जो विधानसभा होती है विधानसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग ले लेते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विधायक क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके कौन कौन अंग हैं। क्या प्रधानमंत्री उसका अंग है क्या, राष्ट्रीय वित्तीय आयोग का अंग है क्या, उसका अध्यक्ष वित्तीय आयोग का जो अध्यक्ष है क्या वो उसका अंग है क्या। अगला बोला संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, इसके मतलब कि मंत्रीगण का मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारे मंत्री हो जाते हैं। और इसके बाद में क्या बोला, राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं। तो आप जानते होंगे कि जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं यानी कि वो तो होते ही हैं, तो और प्रधानमंत्री भी होते ही हैं। इसका मतलब 1 और 4 तो होना ही चाहिए। 1 4 किसमें हमारा है, इसमें है। इसका मतलब हमारा 2 है कि नहीं है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो नहीं होते हैं। इसका मतलब हमारा 2 गलत हो जाता है। संघीय मंत्रिमंडल जो के मंत्रीगण होते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा 2014 का क्वेश्चन है। अगला इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया था कि जो हमारी लोक लेखा होती है इसमें कितने हैं, 22 सदस्य हैं, 15 7 मतलब कि 22 होगा, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन में मैंने कितना बताया, 30 बताया था। और इसके बाद में सरकारी उपक्रम होती है उसमें, और याचिका जो समिति है इसके अभी मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद आ रहा, पर इसके भी मतलब क्या होता है जो हमारे 30 से कम ही होते हैं, यानी कि लगभग 27 या मतलब कि 22 के आसपास में होते हैं। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्राक्कलन समिति इसके क्या 30 सदस्य होते हैं, सारे के सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल बी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची में क्या बोला, कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का उपबंध है। तो उपरोक्त में से पूछा है कौन सा जो हमारे दल बदल विरोधी कानून का उपबंध हमारी कौन सी संविधान की अनुसूची में है। क्या दूसरी में है, तो बिल्कुल गलत बात है। 5वीं में है क्या, ये भी गलत है। 8वीं में है क्या, ये भी गलत है। और 10वीं यानी कि हमारा 10वीं अनुसूची में क्या हमारा दल बदल विरोधी कानून। आप जानते होंगे कि जो हमारा 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में जो हमारा 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ही 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ दिया गया था, हमारा दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख आप जानते होंगे कहाँ पे होगा हमारा,
डीपीएसपी में है, सीधी सी बात है। और इसके लिए आर्टिकल भी एक मैंने बता देता हूँ आपको, जो आर्टिकल हमारा 51 है, वो हमारे क्या करता है, शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि का मतलब कि विचार रखता है। वहीं मूल कर्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही 9वीं में, ना ही संविधान के उद्देशिका में ऐसा कुछ डायरेक्टली कहा गया है। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की योजनाओं से संबंधित है, यानी कि हमारी जो इतनी भी योजनाएं बनती है उसमें किसका किसका मतलब कि संबंध है। क्या वित्तीय आयोग अगर संविधान मतलब कि भारत में जो योजना है उसका संबंध वित्तीय आयोग से है क्या। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या मतलब कि योजनाओं से संबंधित है क्या। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी विकास मंत्रालय, संसद। तो आप लोग जानते हो कि संसद तो होगा ही होगा, यानी कि संसद तो होगा ही, मतलब कि किसी तरीके से आप नहीं काट सकता। जितनी भी योजनाएं बनती हैं उसमें क्या संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे चाहे कि धन विधेयक, यानी कि धन आवंटित करना हो या फिर कोई बड़ा निर्णय लेना हो। इसका मतलब हमारा पाँचवा नहीं है जिसमें उसको काट दीजिए। हो जाएंगे वहीं राष्ट्रीय विकास परिषद, आप जानते हैं कि विकास का कार्य करना, योजनाओं को संभालना, जिस सब किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो इसका मतलब 2 भी हमारा होगा और 2 तो हमारे सभी में आ गया। इसका मतलब 2 और 5 तो होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारा नहीं है, और ना ही शहरी विकास मंत्रालय, ना ही वित्तीय आयोग है। वित्तीय आयोग का काम क्या होता है, जो हमारा राजस्व होता है उसके बंटवारे के संदर्भ में सलाह देना। और अगर आपने केवल एक वाले को भी पकड़ लिया तब भी आप आंसर तक पहुँच गए। इसका मतलब हमारा एक तो देख रहे हैं इसमें भी है, इसमें भी था, इसमें भी था। राइट आंसर क्या होगा हमारा, 2 और 3। इस क्वेश्चन को आप लोग याद करिए, याद रख लीजिएगा, मतलब कि सही से याद कर लीजिए। मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है कि यूपीएससी इसको कभी ना कभी फिर से रिपीट करेगी। और क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ही आपको मतलब कि थोड़ा-सा फ़ील आ जाता है कि जो क्वेश्चन रिपीट होने लायक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार क्या है? अभी ये देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को अभी यूपीएससी ने लगभग 4 से 5 बार रिपीट किया है। लोग बोलते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती। अगर आपने पिछले 25 सालों के पीवाईक्यू को अगर सही से देख लिया, तो आप आराम से समझ जाएँगे कि यूपीएससी भी अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देती है कि कैसे क्वेश्चन पहली बार पूछा था और इस बार कैसे पूछ लिया। कभी-कभी डायरेक्ट पूछ लिया कि संवैधानिक सरकार क्या है? उसके नीचे 1-2 दे दिया। कभी-कभी क्या एबीसी करके पूछ लिया। कभी-कभी क्या मतलब कि 4-5 कथन दे दिए उसमें पूछ लिया। तो आपको बताना है कि संवैधानिक सरकार क्या है? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से उसका आंसर दे पाएंगे कि संवैधानिक सरकार क्या होती है। जो राज्य की सत्ता के हितों में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावशाली प्रतिबंध लगाती है, यानी कि क्या ऐसी संवैधानिक सरकार कहलाएगी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगी। तो यानी कि बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा जस्ट होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए, यानी कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक सरकार कहते हैं। और कहीं कभी कभी क्या यूपीएससी ने पूछ लिया, ऐसी सरकार, सीमित सरकार को संवैधानिक सरकार कहते हैं। वहीं कभी पूछ लिया क्या, ऐसी सरकार जो क्या है कानून और नियमों के अंदर अनुसार चलती है, वो भी हमारी क्या होती है, संवैधानिक सरकार होती है। या फिर जो संविधान के अनुसार चले वो भी संवैधानिक सरकार है। सेम इसी प्रकार से यूपीएससी ने कई बार मल्टीपल टाइम इसको घुमा फिरा करके पूछती रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है, यानी कि जो हमारा मंत्रिमंडल सचिवालय होता है इसका क्या कार्य है। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, यानी कि सचिवालय में क्या होगा, जाहिर सी बात है, यानी कार्यसूची से संबंधित तो कार्य होना ही चाहिए। मंत्रालय मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, तो सचिवालय है तो सचिवालय सहायता तो देगा ही। अगला क्या बोला है, मंत्रालयों के बीच वित्तीय संसाधन का बंटवारा। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए कौन हमारा वित्त आयोग ना कि जो है वो भी बंटवारा नहीं करता है, वो क्या करता है, सुझाव देता है। बंटवारे के लिए हमारा आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति होती है, वो भी करती है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा 1 और 2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ, यानी कि किसी राज्य का राज्यपाल होता है उसको विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी है। भारत के राष्ट्रपति को, शायद यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा, तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया। इसमें क्या है, नीचे मतलब कि बनाया गया था कि 1 2 का 3 4 5 6 ऐसे करके बनाया गया, यानी कि आपस में मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि अभी क्वेश्चन जिससे चल रहा था हम लोग का कि मल्टीपल विकल्प को बनाकर बनाया गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर भी। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन का अध्यारोपित करने की रिपोर्ट करना। तो आप लोग जानते हो कि जो राज्यपाल होता है उसके पास ये एक मतलब कि विवेकाधीन शक्ति होती है कि वो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करने के लिए रिपोर्ट करें। तो एक तो हमारा होगा ही। मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि आप जानते हो कि जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री को मंत्रियों की नियुक्ति करना उसका कार्य हो जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधायकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, तो ये भी इसका मतलब सही हो गया हमारा। राज्य सरकार को कार्य संचालन के नियम बनाना, तो आप जानते हैं कि नियम बनाना कार्य
राष्ट्रपति का नहीं होता, वो उसके मंत्रालय मतलब कि जो संसद की समिति होती है उसके तहत कई मतलब की प्रक्रिया होती है, उसके ज़रिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या 1, 2, 3 हो जाता है, बाकी चौथा इसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी बताना है आपको अविश्वास प्रस्ताव। आप जानते होंगे अविश्वास प्रस्ताव हमारा कहाँ पे आता है, लोकसभा में ही आता है केवल, और राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आता। अगला क्या है हमारा, भारत विकल्प यह है, भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये मतलब कि एक परंपरा या फिर एक मानने वाली एक बात हो जाती है कुल मिलाकर। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 2 होगा। और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अगर आपको इतनी सी बात नॉर्मली पता ही होती है, अगर इतनी भी बात पता है तो आप आराम से इसका आंसर दे देते हैं। और आगे भी अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब कि आप ये मत सोचिए कि अविश्वास जो प्रस्ताव है उसका बहुत ही डिटेल में जाएगी। बस क्या मतलब कि मोटा मोटा ही पूछेगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाती है जब जब कोई मतलब कि ईजी टॉपिक हो। और अविश्वास प्रस्ताव अपने आप में बहुत ही मतलब कि एक माइनर टॉपिक है, और इस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं, मतलब कि इतना डिटेल में नहीं जाएगी। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में युक्त कार्य का बंटवारा युक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है युक्त कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम पर ही होती हैं। तो जैसा कि आप लोग पहले ही जानते होंगे कि हम लोगों ने जिससे राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से सेम टू सेम हमारा राष्ट्रपति के बारे में होता है, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर होती है, ना कि प्रधानमंत्री के ऊपर होती है। इसका मतलब हमारा 2 गलत है, 1 सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, केवल 1 सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, टोटल 25 क्वेश्चन की आज की प्रैक्टिस कर ली है, और आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग की अपने मतलब कि बाकी क्या, आप लोग अपनी राय को क्या कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिए, ताकि मुझे मतलब कि पता लगता रहे कि आगे आपको क्या चाहिए। और बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद।